हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जनरल इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो कोई बात नहीं, वोकेबुलरी अच्छी है, ग्रामर अच्छी है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है और इंग्लिश में आप ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, जहां मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करवाने वाली हूं और उन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है कम समय में वो आपको कवर करवाने वाली हूं। फ्रेंड्स, आपको बुक से भी वोकेबुलरी पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप वो नहीं पढ़ पाते हैं तो प्रैक्टिस कर करके भी आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं। आज मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता दूंगी कि जितने भी ग्रामर्स आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे वो सभी टाइप के एक क्वेश्चंस मैं अपने वीडियोस में लेने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने इसके पार्ट्स डाले हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप उन्हें भी देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। आपको यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है जिससे कि ये जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। डैश टू डांस बट नाउ उन्होंने बोला है, इसका मतलब ये जो बात है वह पहले के समय की बात की जा रही है। अगर इसे बिल्कुल घुमा फिरा के सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मैं नाचती थी या मैं डांस करती थी, तो सिर्फ यूज्ड आएगा इसमें, है ना। कुछ नया अलग से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यूज्ड, आई यूज्ड टू डांस बट नाउ आई हैव, मतलब पहले करती थी, और बट नाउ मतलब अब छोड़ दिया होगा, तो बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड, बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड आएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। आई यूज टू डांस बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। आई एम श्योर यू कैन डैश द प्रॉब्लम, ठीक है, टू हर। आप, मुझे यकीन है कि तुम उसे अपनी प्रॉब्लम क्या कर पाओगे, एक्सप्लेन कर पाओगे। यू कैन एक्सप्लेन, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। आई एम श्योर, यू कैन, तो एक्सप्लेन है यहाँ पे, एक्सप्लेन। आई एम श्योर यू कैन एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हर and find the solution. I am sure you can explain the problem and find the solution. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव द नाउन फ्रॉम फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जेनरस का जेनरोसिटी होता है, जैसा कि जेनरोसिटी, जैसा कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है, ये आपको अच्छे से याद करना होगा। जेनरस का जेनरोसिटी ही होगा। हिज जेनरोसिटी विल नेवर बी फॉरगेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। डैश ऑल द प्लेयर्स किरण इज द बेस्ट ऑलराउंडर। देखिए किरण उन सब में जो है बेस्ट ऑलराउंडर है, तो देखिए सब में से जब भी दो से ज़्यादा के लोग में कंपैरिजन की बात आती है तो अमोंग का यूज़ होता है। दो लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन की बात आ रही होती है तो बिटवीन का। ऑल द प्लेयर्स, सभी प्लेयर्स के बीच की बात की जा रही है, दो प्लेयर्स से ज़्यादा की बात की जा रही है तो अमोंग का यूज़ होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है। ये एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ यही सेंटेंस नहीं, लेकिन अमंग का यूज़ हो जाए ऐसे सेंटेंस बहुत बार यूज़ होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा लोगों के बीच कंपेयर करना दिखा देते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको बीच में क्या डालना पड़ेगा, तो अमंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। अमंग ऑल द प्लेयर्स किरण इज द बेस्ट ऑलराउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कार्निवाल itself brings of tremendous excitement in the hearts of kind and adult alike. The word spells enjoyment and a occasion of fun with friends and family. हमें सिर्फ इतनी सी बात बतानी है, ट्रेमेंडस का मीनिंग अगर आपको पता होगा तो ये सारा आप कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं पता होगा तो इसे पढ़ के आपको समझना चाहिए। ट्रेमेंडस का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो होता है, जैसे विभत्स बोलते हैं या भयानक बोलते हैं, वो होता है ट्रेमेंडस। जैसे भयानक हुआ या अद्भुत हो गया या डरावना हो गया, इस तरीके से इसके मीनिंग्स होते हैं।
ये हो गया डरावना, ये ट्रेमेंडस के मीनिंग्स हो जाते हैं। तो आपको क्या देखना है, वर्ड्स का मीनिंग ढूंढना है। तो अब आप आगे देखिए, इस तरीके का मिलता जुलता कहाँ मिल रहा है, तो ह्यूज में मिल रहा है। ये ह्यूज का मतलब भी बहुत विशाल, बहुत बड़ा होता है, तो उसका मीनिंग इससे थोड़ा बहुत मिल रहा है, बाकी सबसे तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ ह्यूज से इसका मीनिंग मिल रहा है। तो जिसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू नो व्हेन to hold fast and when to let go it in life is a paradox. What does paradox? मतलब जब हम ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वैसी बात चल रही है। तो पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभास होता है। क्या होता है? विरोधाभास। पैराडॉक्स मीन्स की अगर बात की जाए तो विरोधाभास, मतलब जब हम ज़िंदगी को तेज़ चलने की कोशिश करते हैं तो वो धीमी चल रही होती है, और जब हम धीमे चलने की कोशिश करते हैं तो वो ज़िंदगी फास्ट चल रही होती है। इस तरीके की जो है इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो यहाँ विरोधाभास पूछा गया है। विरोधाभास देखिए अपोजिट ही में ही दिख रहा है, सेम, सिमिलर और लाइक तो एक जैसा है। अगर आप ऑप्शन के थ्रू भी चलना चाहें तो देखिए ये तीन एक जैसे हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगा, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। विर्चुअल। देखो विर्चुअल मीन्स क्या होता है? क्रूर। विर्चुअल मीन्स होता है क्रूर। तो सिमिलर पूछा है ना, क्रूर जो बहुत तेज हो, खतरनाक हो, वो होता है ब्रूचुअल। तो वो क्रूएल दिख रहा है ना यहाँ पे, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। और अगर आप ये सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ ऑप्शन के थ्रू चले और आपको ब्रूचुअल का मीनिंग बिल्कुल ना पता हो, तब आप किस तरीके से करेंगे? देखिए ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, काइंडली भी एक पॉजिटिव वर्ड है, जेंटल भी एक पॉजिटिव वर्ड है, और ये तीनों ही एक दूसरे के मीनिंग से, तो इसका मतलब इन तीनों में से तो कोई हो नहीं सकता। क्रूएल जो है इन सब में अलग है, तो वही इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से अगर आपको ना आए तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ क्या पूछा गया है। यहाँ जो है कि कई बार मोस्ट सिमिलर ना होके अपोजिट आ जाता है, तो आप यहाँ बिना पढ़े इसे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसे अच्छे से पढ़ेंगे कि यहाँ क्या लिखा है। यहाँ मोस्ट सिमिलर लिखा है बेयर। अब बेयर की बात की जाए तो बेयर होता है नग्न जिसे बोलते हैं, या बिना कपड़ों का, या नग्न ही आप समझ सकते हैं। ये नग्न जो कि बिना कपड़ों का होता है या अनकवर्ड होता है, वो होता है बेयर। तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा अनकवर्ड। अनकवर्ड मीन्स होता है बेयर। ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। वैसे ही अगर अपन ऑप्शन के थ्रू से चले तो इन तीनों के देखिए, कवर्ड, क्लोथ्स, ड्रेस्ड, ये तीनों के मीनिंग सेम है, यही है इसमें डिफरेंट। तो इस तरीके से अगर ना आए तो, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अगर ना आए तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ये तीनों ही एक जैसे दिख रहे हैं तो तीनों में तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसका मतलब ये तीन इसके राइट आंसर नहीं हो सकते। ये चौथा इनसे डिफरेंट है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर। यहाँ पे भी अपोजिट नहीं है, मोस्ट सिमिलर है ना, सिमिलर है, मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो विक्ट दिया। अब विक्ट की बात करें तो विक्ट क्या होता है? विक्ट होता है बुरा या दुष्ट प्रवृत्ति का, है ना, बुरा या दुष्ट होता है विक्ट। आप देखिए इसका मीनिंग देखिए, नोबेल, इनोसेंट, मोरल। तो इमोरल जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ही देखिए वापस से एक पॉजिटिव वर्ड है, मोरल पॉजिटिव वर्ड है, इनोसेंट, नोबेल, ये तीनों ही पॉजिटिव वर्ड है। ये सिर्फ एक ही वर्ड है जो इससे इन तीनों ऑप्शन से अलग है। तो वही इमोरल, जिसका मतलब होता है भ्रष्ट, इमोरल का मतलब होता है भ्रष्ट, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इमोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वेनम। अब वेनम मतलब क्या होता है? वेनम मतलब होता है विष या जहर। वेनम मतलब होता है विष या जहर। अब देखिए पॉइजन दिख ही रहा है सीधा सा, वेनम का मतलब जहर या पॉइजन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। बुक से भी आप वोकेबलरी अपनी अच्छी कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग
और सिनोनिम्स याद करके और एंटोनिम्स याद करके। लेकिन ये तो बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपको बुक से बहुत सारे याद हो जाएं। बिल्कुल भी नहीं, बुक में बहुत ज़्यादा दिए भी होते हैं और वो सब याद भी नहीं होते हैं। जब आप याद करने बैठते हैं तो सब एक दूसरे से मिक्सड हो जाते हैं। उसमें भी अगर आप बुक से याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। बार बार उन्हीं क्वेश्चन को आपको रिपीट करना होगा, तब आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। बुक से याद करें, बुक से नहीं हो तो साथ में प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं और बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपको अलग से दिख जाएंगे। जैसे यहाँ मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो इससे पहले एग्जाम्स में आए हैं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, मेरा वीडियो भी बिना स्किप करिए आप 2 बार देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और वह सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाए। और वही क्वेश्चन या उसी ग्रामर से मिलती जुलती ग्रामर आपके एग्जाम्स में आती है तो आप उन्हें जो है सही सही टिक करके आ पाए। यहाँ दिया हुआ है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे भी सिनोनिम्स हैं। ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब होता है कर्तव्य परायण व्यक्ति, है ना। ओबीडियंट व्यक्ति, बात मानने वाला व्यक्ति, है ना, वे हो गया ओबीडियंट। तो ओबीडियंट देखिए, डिसओबीडियंट तो उल्टा हो गया और हमें क्या चाहिए, मोस्ट सिमिलर चाहिए, तो ये यहाँ पे हो गया एकदम गलत। तो क्या हो जाएगा इसका, एरोगेंट भी गलत, गुस्से वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब इसका ड्यूटीफुल इसका राइट आंसर है। वो वह व्यक्ति जो कि अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाता है, वह हो गया कर्तव्य परायण व्यक्ति, ड्यूटीफुल, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। और यहाँ ओबीडियंट का मीनिंग ड्यूटीफुल होगा। 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। लस्टर। अब लस्टर का मतलब क्या होता है, लस्टर का मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा तेज, या तेज वाला तेज नहीं, तेज, तेज या फिर आभा जो होती है ना, जैसे सूर्य में होती है आभा, इस तरीके से उस वाली तेज की बात की जा रही है ना। तो वह अगर आपको देखना है किस में दिखेगा, ये है ब्रिलियंस। ब्रिलियंस मतलब भी होता है दीप्ति या चमक, है ना। ये हो गया इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके के मीनिंग्स तो आपको याद ही करने होंगे। और इस वीडियो में मैंने जितने भी वर्ड मीनिंग या मोस्ट सिमिलर या अपोजिट वर्ड करवाए हैं वो अगर आप कॉपी में लिख लेंगे और 1-2 बार रिपीट करेंगे तो वो आपको लिखने के बाद ही याद हो जाएंगे। तो आप लिख कर भी इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश में तो आपको एक कॉपी बना ही लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ये वे सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं और आपको ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड अ वर्ड विच इज विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। ये एक तरीके से वर्ड, वन वर्ड है, वन वर्ड जो जिसे बोलते हैं वही है वन हु कलेक्ट्स कॉइन। तो जो कॉइन को कलेक्ट करता है वे क्या कहलाता है। तो अगर बात की जाए कॉइन को कलेक्ट करने की तो वह आ जाएगा, देखिए आप तरफ इसको आंसर की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिस्ट। जो कॉइन को कलेक्ट करता है वो क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट कहलाता है। न्यूमिस्मेटिस्ट जो कॉइन को कलेक्ट करता है। अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात की जाए कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहलाता है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चंस आ सकता है आपको। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो होता है पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद जो होता है वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे न्यूमिस्मेटिक्स मतलब कॉइन्स को कलेक्ट करने वाला होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको इस एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये पुरातत्वविद जो है पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। और एक ये जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में फिलैटेलिस्ट जो होता है जो डाक टिकट का संग्रह करता है। ये भी आपको एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिला होगा। ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है कि डाक टिकट को जो संग्रह करने वाला होता है वह फिलैटेलिस्ट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश आई इनवाइट हिम टू द पार्टी। शुड, यहाँ पे क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या मैं उसे पार्टी में इनवाइट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, पूछने के लिए शुड यूज़ किया जाएगा, है ना। ये जो है परमिशन मांग रहे हैं उसके लिए शुड यूज़ किया जाएगा। शुड आई इनवाइट हिम टू द पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब होता है जो बहुत देर तक चले, उसे बोलते हैं अनंत। अनंत बोलते हैं। अपन को मोस्ट सिमिलर देखना है, ना कि अपोजिट। अब अनंत जो बहुत देर तक चले, जिसका कोई अंत ना हो, वह हो जाता है एंडलेस। एंडलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। एंडलेस का मतलब भी जिसका अंत ना हो वही होता है, और एवरलास्टिंग का भी मतलब होता है अनंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। जो चावल की फसल होती है, प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। इससे पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया है कि प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। प्रचुर मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है चावल की खेती में। कॉटन नीड्स ब्लैक सॉइल, जबकि कॉटन को क्या होती है, ज़्यादा काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो इस जबकि के लिए वेराज यूज़ होता है ना। वेराज कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है कि चावल की खेती को तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जबकि कॉटन को जो है बहुत ज़्यादा काली मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो वेराज आएगा। इस वेराज का मतलब होता है जबकि। वेराज का मतलब क्या होता है? जबकि। तो ये जो इसका वेराज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही डैश गो टू दिल्ली टुमारो। वह कल दिल्ली जा सकता है। तो एक अकेले ही की बात चल रही है, अलग से कुछ भी ज़रूर। और टू का मतलब तो क्या यहाँ जाएगा, जब यहाँ पे आप सजेशन दें या आप अपनी तरफ से बोलें। नहीं, ये तो उसी की बात है कि भाई वे जा सकता है, इसमें अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? माइट। ही माइट गो टू दिल्ली टुमारो। सिंपल है, इसको बहुत ज़्यादा हो हैज़ है बी ए कुछ भी लगा के वर्ड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ माइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही माइट गो टू दिल्ली टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणिमा, उमा और रवि। मैंने अभी भी बताया था कि ये अच्छा ये तीनों के बीच डिफरेंस की बात तो नहीं चल रही। पढ़ते हैं आगे क्या है। अरुणिमा, उमा और रवि आर फाइटिंग विद। तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो एक दूसरे से जब आएगा तो क्या आएगा? वन अनदर। एक दूसरे से, वन अनदर, तीनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अरुणिमा, उमा एंड रवि आर फाइटिंग विद वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्यन डैश टू सेट अप हिज ओन बिजनेस। आर्यन ने क्या करा? अपना बिजनेस जो है खड़ा किया। तो इंटेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यन इंटेंट्स टू सेट अप ओन बिजनेस। इंटेंट्स आएगा जैसा कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शीना डैश द केक बिफोर हर आंट अराइव। उसकी आंटी के आने से पहले शीना ने क्या है? केक बेक कर लिया। तो बेक कर लिया मतलब ये ईडी आना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ में दिख रहा है। तो एक शीना ने किया है, नाम के साथ आप हैड लगाएंगे। शीना हैड बेक्ड आएगा, हैड बेक्ड आएगा। शीना ने जो है केक बेक कर लिया था उसकी आंटी के आने से पहले। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर फेस इज क्वाइट डैश एवरीवन। उसका फेस सबसे क्या है? मिलता जुलता है, से। तो ये वाले से के लिए टू यूज किया जाएगा। फैमिलियर, हर फेस इज क्वाइट फैमिलियर टू एवरीवन। उसका फेस सबसे मिलता जुलता है। तो ये वो फैमिलियर वाला फैमिलियर है जिसमें मिलता जुलता वाली वर्ड है। तो टू आएगा। सबसे से, इस से के लिए टू का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू एंड लुकिंग डैश यू ऑल डे। मैं पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचती रही। एंड लुकिंग, एंड इसके आगे की बात है, एंड लुकिंग फॉर यू ऑल डे। लुकिंग फॉर यू, इस तरीके के क्वेश्चन में लुकिंग फॉर ही आता है, लुकिंग बाय नहीं आता। 2-3 बार अगर आप सेंटेंस को रिपीट करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको समझ में नहीं आता है, तब आप क्या करेंगे? ब्लैंक की जगह ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को उठाकर फिल करते जाएंगे और सेंटेंस को रिपीट करेंगे। अपने आप ही आपको वही सही लगेगा जो राइट आंसर होगा और आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। कब? जब आपको क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो, तब के लिए ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, मैंने पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचती रही। एंड लुकिंग फॉर यू ऑल द डे। जब भी ऐसा आए लुकिंग यू, तो बीच में लुकिंग फॉर यू ही आएगा, लुकिंग ओवर यू नहीं आएगा। लुकिंग बाय यू क्या आएगा? डायरेक्ट अपन को फोर लगाना है। लुकिंग फॉर यू ऑल द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड द वेल। ये वे क्वेश्चन है जो बरसों से पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जहाँ भी किस तरीके से जहाँ पे पूछा जाता है कि भाई एक बोट सेल हो रही है, कैट ने जंप किया, फ्रॉग ने जंप किया, ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है, ये क्वेश्चन बरसों से पूछे जा रहे हैं। उसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है जो कि बरसों से पूछा जा रहा है। यहाँ पूछा गया है द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। देखिए वो जो है
उसके अंदर वेल के अंदर फ्रॉग ने जंप किया। कहाँ गया? वेल के अंदर, तो इनटू आएगा, है ना। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। 2-3 बार रिपीट करिए, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, पिक आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड टू जॉइन टू सेंटेंस गिवन बिलो। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ या करती हूँ। ही इज़ हार्ड वर्किंग, क्योंकि वे एक हार्ड वर्किंग है, क्योंकि वे बहुत हार्ड वर्किंग है। तो इस क्योंकि के लिए बिकॉज यूज होता है। बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। इस तरीके के सेंटेंस अगर आपको जोड़ना है तो क्योंकि से आप जोड़ते हैं और आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको राइट आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। आई लाइक हिम बिकॉज, वो मैं उसे पसंद करती हूँ या करता हूँ क्योंकि वे बहुत हार्ड वर्किंग है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कम समय में कवर करवाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। और भी एस्पिरेंट जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप मेरे चैनल का लिंक ज़रूर भेजें। अच्छी से आपकी तैयारी इंग्लिश की करवाऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगी मैं। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।